अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग क्लिनिकल्स ऑफ हेड एंड नेक। ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन गो एंड वॉच इनटू माय चैनल और उसकी प्लेलिस्ट टीएच क्लिनिकल्स वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें रेस्ट ऑफ द क्लिनिकल्स विल बी डिस्कस्ड। तो हेड एंड नेक के क्लिनिकल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो अगर हमें हर एक को करूँगी अनइम्पॉर्टेंट को लेकर तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इंपॉर्टेंट वन पर फोकस करेंगे। बाकियों को हम जो है वो उसका थॉरो रिव्यू करेंगे, हम उसको स्किप कर देंगे जो बिल्कुल ही इलॉजिकल से हैं। ठीक है, तो मेनिंजेस के क्लिनिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन सेंसिटिव इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स, यानी जो हमारा हेड एंड नेक रीजन है उसके अंदर, क्रेनियम के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेन सेंसिटिव हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेन हो सकती है। इफ़ यू नो कि जो ब्रेन का जो सब्सटेंस है, जो ब्रेन का न्यूरोनल मैटर है वो पेन इनसेंसिटिव है, उस पर हमें पेन फील नहीं हो सकती। वो जो ब्रेन के एरियाज डैमेज हों और जो हमें सर में दर्द होती है वो सर्टन अदर एरियाज हैं, जैसे ड्यूरा मैटर है, जैसे मेनिंजेस हैं या वहाँ की आर्टरीज हैं, उनके अंदर जो पेन फाइबर्स जा रही होती हैं उनकी वजह से हमें पेन फील होती है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो पेन सेंसिटिव है। तो लार्ज वीनस साइनसेस, जो कि वीनस साइनसेस प्रेजेंट है हेड एंड नेक रीजन में, ड्यूरल आर्टरीज, ड्यूरल फ्लोर of the anterior and posterior cranial fossa, arteries at the base of brain जो circle of Willis बनाती हैं, and dura is pain sensitive layer। तो meninges में भी only the dural vein dural layer is the pain sensitive layer। हेडेक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम हेडेक वाले क्लिनिकल को स्किप कर रहे हैं। उसके बाद है सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज क्या है? इट इज़ कॉज्ड सेरिब्रल हेमरेज, यानी सेरिब्रम के अंदर हेमरेज। सेरिब्रल यहाँ पर हम ब्रेन से ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि, और सेरिब्रल आर्टरी को डिस्कस कर रहे हैं, मिडल सेरिब्रल आर्टरी को। इसमें क्या होता है कि हेमरेज है तो रप्चर हो जाता है आर्टरी का, ठीक है, और उस आर्टरी का नाम है लेंटिक्यूलो स्ट्राइएट आर्टरी, जो बेसल गैंग्लिया को सप्लाई कर रही होती है। लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस उधर ही होता है ना, और स्ट्राइएट हम कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम, जिसमें हम कॉर्डेट न्यूक्लियस और वो बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स को मिलाकर कह रहे होते हैं। तो उनको सप्लाई करने वाली आर्टरी डैमेज हो जाती है, जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है, जिसकी वजह से हेमीप्लीजिया हो जाता है कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास के, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल हेमरेज का डिफरेंस, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज यानी जो ड्यूरल लेयर के ऊपर है, मीन्स इसका मतलब क्या है, इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन द टू ड्यूरल लेयर्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो इफ़ दिस इज़ द ड्यूरा मैटर की एक्चुअली वीनस साइनसेस वाली जगह पर दो लेयर्स हो जाती है ना, तो ये वीनस साइनस है और ये हमारे पास साइड पर पूरी ड्यूरा मैटर है। इसके नीचे हमारे पास होगी एरेक्नॉइड मैटर, एंड उसके नीचे हमारे पास सबसे अंदर है पाया मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर के अंदर, सॉरी ड्यूरा मैटर के अंदर, यहाँ पर अगर हमारे पास या इसके इस लेवल पर कोई हेमरेज होता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, और इसके नीचे इस वाली जगह पर अगर कोई हेमरेज हो तो उसे हम सब ड्यूरल हेमरेज कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरा के नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल हेमरेज इट इज़ आर्टीरियल, ठीक है, जिसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी, क्योंकि मिडल, अच्छा, यहाँ पर यूजुअली इसको हम ये वाला लेवल होता है एपीड्यूरल वाला। तो यहाँ पर हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी की ब्रांचेस ट्रेवल करी होती हैं स्कैल्प की लेयर से, बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है ये, तो उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पर ये वीनस इन नेचर होता है सब ड्यूरल हेमरेज, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें कोई ब्लड नहीं, नो ब्लड इन सीएसएफ, इसकी वजह से सीएसएफ में कोई ब्लड नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर सीएसएफ का कोई चक्कर नहीं है। इस जगह पर सीएसएफ आता है, ठीक है, सबएरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, ठीक है। इस वजह से जब यहाँ पर वीनस रप्चर होता है ना, तो उसके आपको सीएसएफ के अंदर ब्लड मिलने के चांसेस होते हैं सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर। उसके बाद है इट सिम्टम्स आर लेट, इट सिम्टम्स आर अर्ली, ल्यूसिड स्टेट इज प्रेजेंट, ल्यूसिड स्टेट इज इट कंप्रेसेस द ब्रेन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ल्यूसिड इंटरवल एक टर्म है जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, तो ल्यूसिड स्टेट क्या होता है या ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है कि आपके पास पेशेंट आएगा, उसको बहुत हेडेक के साथ आएगा, क्योंकि जो हेमरेजेस है ना, ये अपेरेंट हेमरेजेस नहीं है, यानी बाहर से आपको बिल्कुल नॉर्मल पर्सन नजर आएगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा स्कल का, ठीक है, लेकिन अंदर इंटरनल हेमरेज होगी। पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करेगा ना कि उसको चोट लगी, उस वक्त तो वो ठीक था, बट वो अनकॉन्शियस हो गया थोड़ी देर बाद, और फिर आप उसको हॉस्पिटल लेकर आए, वो अनकॉन्शियस से ठीक हो गया, आपने आया, थोड़ी देर के लिए पेन होती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की बात करी हूँ, इसमें थोड़ी देर के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, उसे पेन होगी, फिर वो खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। जब वो खुद ही ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ता 10 दिन वो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा से अनकॉन्शियसनेस की स्टेट आहिस्ता आहिस्ता उस पर तारी होने लग जाएगी। तो ये जो बीच में एक इंटरवल है जो कि हमें अपेरेंटली ये दिखा सकता है कि इसको कुछ भी नहीं है, बट अंडर गोइंग देर इज़ अ पैथोलॉजी, देर इज़ अ हेमरेज गोइंग ऑन, इस टाइम इंटरवल को हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, और इट इज़ अ ल्यूसिड स्टेट दैट इज प्रेजेंट, इट इज़ अ टेम्पररी फेज ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन अर्लियर अनकॉन्शियसनेस एंड लेटर ड्राउजीनेस एंड कॉमा। तो ये जो इंटरवल है इट में लास्ट फॉर आवर्स, डेज, इवन 1 to 2 वीक्स तक भी लास्ट कर सकता है। तो जो है हमें उसी वक्त, इसलिए कहते हैं कि उसी वक्त एमआरआई करवा लेना चाहिए। एमआरआई से आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, सब ड्यूरल है, ये व्हाट काइंड ऑफ हेमरेज इट इज़। उसके बाद है पैरालिसिस फर्स्ट अपीयर्स इन
फेस देन स्प्रेड्स टू लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी टेंटोरियल हर्निएशन का हम पढ़ लेते हैं। टेंटोरियल हर्निएशन दैट इज द लीजन्स और ट्यूमर्स इन सुपरा टेंटोरियल कंपार्टमेंट में कॉज पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब टू हर्निएट थ्रू टेंटोरियल नॉच। अगर आप टेंटोरियम सेरिबेलाई को रिवाइज करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेंटोरियम का, ठीक है। अब मैं सुपीरियर वो दिखा रही हूँ, ये टेंटोरियल नॉच है। टेंटोरियम के ऊपर वाले कंपार्टमेंट को हम सुपरा टेंटोरियल सेरिब्राई कहते हैं, सुपरा टेंटोरियल कंपार्टमेंट कहते हैं, और नीचे इसके सेरिबेलम होता है, उसको हम सब टेंटोरियल कंपार्टमेंट कहते हैं। तो क्या है कि जब हमारे पास इसके ट्यूमर्स होंगे, इसकी कोई लीजन होगी सुपरा टेंटोरियल कंपार्टमेंट की, इसके ऊपर वाले हिस्सों की, तो क्या करेगा, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी और वो इस टेंटोरियल नोच से नीचे हर्निएट करके जा सकता है, ठीक है। और इवन इसको लेसरेट एंड टेम्पोरल लोब में भी लेसरेटेड बाय टफ टेंटोरियम सेरिबेलाई, क्योंकि ये तो फेशियल शीथ है। एंड ऑक्यूलो मोटर नर्व में भी डैमेज, जो कि बिल्कुल इनके जंक्शन पर, टेंटोरियल नोच के जंक्शन पर इधर ब्रेन स्टेम से निकल रही होती है, तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद ये उन्होंने लिखा हुआ है कि सेरिब्रल वेन्स और ड्यूरल वीनस साइनसेस ऑक्लूड हो सकते हैं। के कोई थ्रोम्बोसिस उनको ऑक्लूड कर सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी वीनस इन्फ्लेमेशन, या कोई नियर बाय ट्यूमर उनको कंप्रेस करके जो है वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली थ्रोम्बोज वीनस साइनसेस आर ट्रांसवर्स कैवर्नस एंड सुपीरियर सैजिटल साइनस। उसके बाद दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन कैवर्नस साइनस एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रेनियल बेस फ्रैक्चर। नॉर्मली कम्युनिकेशन नहीं होता बिटवीन कैवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दे आर इनक्लोज इन देयर वॉल्स। कैवर्नस साइनस के अंदर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ज़रूर गुजरती है, बट कोई ब्लड का कम्युनिकेशन नहीं है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड कैवर्नस साइनस में चला जाए या वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्रेनियल बेस के फ्रैक्चर में, यानी बेस ऑफ द स्कल का अगर कोई फ्रैक्चर हो तो ऐसा हो सकता है। व्हेन दिस हैपेंस द आई बॉल प्रोट्रूड्स एंड पल्सेट्स विद ईच हार्ट बीट। इसके नतीजे में क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो आई बॉल एक्सोफ्थैल्मस हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगी उसकी, और इट विल पल्सेट विद ईच हार्ट बीट। इसको हम पल्सेटिंग एक्सोफ्थैल्मस कहते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर है और देयर इज अ कम्युनिकेशन दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द कैवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और भी लिखा हुआ है इन्होंने, कंजक्टाइवा इनगॉर्ज हो जाएगा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स क्रेनियल नर्व्स में ऑल्सो भी अफेक्टेड। उसके बाद लेप्टोमेनिंजाइटिस, आइटस है तो इन्फ्लेमेशन होगी। लेप्टोमेनिंग्स कहते हैं हम एरेक्नॉइड और पियामेट्रिक को कंबाइन, तो इन दोनों की इन्फ्लेमेशन को हम लेप्टोमेनिंजाइटिस कहेंगे। इट में रिजल्ट फ्रॉम पैथोजन, हो सकता है इन्फेक्शन है, कोई लोकल इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर, और बैक्टीरिया एंटर कैसे कर सकते हैं सबरेक्नॉइड स्पेस में, तो वो ब्लड के अंदर जब कंडीशन होती है जिसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, जब बैक्टीरिया ब्लड में हो रही होती है, तो जब ब्लड में वो आ गए तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो ब्रेन में जाकर भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आई के क्लिनिकल्स पर, ठीक है। दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो आई के क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट थे ना, वो ऑप्टिक नर्व वाले क्लिनिकल्स हैं, और वो मैंने ऑप्टिक नर्व वाले लेक्चर में ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। इनमें से अभी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं देखकर आपको ज़रूर बता देती हूँ। पैपिलोडीमा सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ, बट पता होना चाहिए। पैपिलोडीमा क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारी ऑप्टिक डिस्क है ना, वो इस तरह से, यहाँ से अगर ऑप्टिक नर्व निकल रही है तो ऑप्टिक डिस्क इस तरह की होती है, लेकिन पैपिलोडीमा में क्या होता है, ये इस तरह की हो जाती है, बल्ज आउटवर्ड हो जाती है, इधर एडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम पैपिलोडीमा कहते हैं। चोक डिस्क इज एन एडीमा स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, increase CSF pressure और thrombosis of the central vein of retina, slowing venous return from the retina, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर ही, यहाँ से हमारे पास जो ऑप्टिक वेन है वो जारी होती है, उसमें ब्लॉकेज आ गया है तो वीनस ब्लड की ड्रेनेज नहीं होगी और वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होकर एडिमा कॉज करने लग जाएगा, तो इट मे बी वन ऑफ द रीज़न। और स्लोइंग वीनस रिटर्न फ्रॉम द रेटिना, दूसरी रीज़न है हेड इंजरी या ब्रेन स्टेम डिजीज़ में ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो विजन के डिफेक्ट्स हैं वो मैं बता चुकी हूँ अपनी ऑप्टिक नर्व वाले वीडियो में, आप जाकर वो देखें। बाकी इन क्लिनिकल्स में रेटिनल डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है कि रेटिना की कौन सी लेयर्स हैं। फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि जो पिगमेंट लेयर है और रॉड्स एंड कॉन्स वाली लेयर है वो डिटैच हो जाती हैं, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। उसकी रीज़न क्या क्या हो सकती है, उसकी रीज़न इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसकी रीज़न बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसकी रीज़न कोई लोकल रीज़न भी हो सकती है, ठीक है। तो रेटिनल डिटैचमेंट। उसके बाद है स्ट्रैबिस्मस, एक टर्म है। स्ट्रैबिस्मस इज एक्चुअली द वाइब्रेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इज अ विजुअल डिसऑर्डर इन विच आई बॉल्स आर मिसअलाइंड एंड पॉइंट लुक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी इसमें क्या होता है कि जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये अगर एक आई का विजुअल एक्सिस ये है तो दूसरी आई लैटरली या मीडियली जो है वो डिफ्लेक्ट हुई होगी, इसको हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। और उसके बाद इट मे रिजल्ट ड्यू टू वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रिंसिक आई मसल्स ड्यू टू डैमेज टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट क्लिनिकल इज अबाउट क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम, जिसको हम बोगोराइट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, तो सडनली आपकी आई से टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा हम क्रोकोडाइल टीयर्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल जब खाना खा रहा होता है ना तो उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लीजन होती है जेनिकुलेट गैंग्लियन से पहले जो फेशियल नर्व का कोर्स होता है ना वहाँ पर, जिसकी वजह से जो लैक्रीमेशन के
फाइबर्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं विद द जो स्लाइवरी ग्लैंड्स को फाइबर्स जाने होते हैं। तो जब भी फूड आएगा स्लाइवरी ग्लैंड्स ने एक्टिवेट होना है, तो उसी टाइम लैक्रिमल ग्लैंड की भी स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन हो जाएगी और अलॉन्ग विद ईटिंग द पर्सन विल लैक्रीमेट, रोना स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं। ठीक है, ये आपको जनरल इसके बारे में है। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? हॉर्नर सिंड्रोम को देख लेते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम ये होता है कि हमारे पास जो आईलिड्स को क्लोज करने वाला मसल है वो है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, जिसको फेशियल नर्व की ब्रांच सप्लाई करती है। बट जो आईलिड को ओपन करने वाला मसल है दैट इज द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। अब उस मसल को सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही होती है। इट इज़ अ सिंपैथेटिक मसल, यानी ये सिंपैथेटिक सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है और उसको सप्लाई आ रही होती है सर्वाइकल पार्ट्स ऑफ द, ऑब्वियसली सारे हेड एंड नेक और सर्वाइकल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ही सप्लाई आ रही होती है, तो इसको भी वहीं से आ रही होती है। ठीक है, तो उसमें इंजरी हो जाती है, वो पहुंच नहीं पा रही, नर्व इंजरी हो सकती है या सर्वाइकल सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज हो गए हैं उस वजह से भी हो सकता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि मायोसिस, एक तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल सॉरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हो जाती है विच इज ऑल्सो सिंपैथेटिक फंक्शन। टॉसिस, आईलिड ड्रूप हो रहे होते हैं, वो ऊपर नहीं जा रहे होते बिकॉज उनको ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम ने करवाना होता है। एनॉफ्थेल्मोस, रिट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। ठीक है, एनहाइड्रोसिस, स्वेटिंग नहीं होती। जो हमारे पास फेशियल स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं दे आर ऑल्सो सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जो भी सिंपैथेटिक फंक्शन है ना वो डैमेज हो रहे हैं। रिट्रैक्शन ऑफ आई बॉल क्यों हो रही है? क्योंकि आई को जो हमारे पास एक प्रॉपर उसकी टोन मेंटेन की हुई है, आई बाहर निकली हुई है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम का फंक्शन है, तो वो भी नहीं हो रहा। विजुअलाइजेशन भी हो रही है क्योंकि जो वेजोमोटर टोन है, वेजोमोटर सप्लाई है, वो सिंपैथेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, तो वो भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी। ऑक्यूलोमोटर नर्व में डिस्कस कर लिया हमने। एब्ड्यूसर नर्व पाल्सी, उनकी वजह से वो आइज़ की एबडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, बस ये वाले इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स थे आई के। ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा फिजियोलॉजी में भी आपने पढ़ा है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर सॉरी। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है एक्वियस ह्यूमर की, या उसकी ड्रेनेज में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्यूमुलेट होने लग जाता है। लेंस पर प्रेशर पड़ता है, लेंस पर प्रेशर पड़ता है तो विट्रस ह्यूमर पर प्रेशर पड़ता है, और विट्रस ह्यूमर जो है पीछे सारा रेटिना पड़ा हुआ है उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अफेक्ट होती है और ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा ग्लोकोमा का पाथवे था। ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? रेटिनल ब्लड की इम्पेयरमेंट हो सकती है, रेटिनल इस्कीमिया हो सकता है, एट्रोफी हो सकती है, डिजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स हो सकती है। ऑब्वियसली जब वो कंप्रेस हो रहे हैं सारे स्ट्रक्चर्स, तो उनको ये सब कुछ डैमेज फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं नोज़ पर। नोज़ के क्लिनिकल्स दो तीन हैं ऐसे जो पास पेपर में बहुत रिपीट हुए हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जिसमें हमारे पास है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये रेनोरिया, राइनाइटस, राइनोप्लास्टी, इन टर्म्स का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट समटाइम एमसीक्यूज की ऑप्शंस में ऐसी टर्म्स होती हैं और आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में पता होना, तो आप एक्सक्लूड करके अपने सही वाले आंसर की तरफ जा सकते हैं। जो आपको एक टर्म का पता ही नहीं होगा तो आप उसको जो है वो एक्सक्लूड भी नहीं कर पाएंगे। पहले हम एपिस्टेक्सिस डिस्कस कर लेते हैं। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? नोज ब्लीड, यानी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाए तो उस प्रोसेस को हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि नोज़ की बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी भी इंजरी हो तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ब्लीडिंग किस एरिया से होती है? तो वो केजल ब्लैक प्लेक्सस से होती है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है केजल ब्लैक्स एरिया। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, वेजोडाइलेशन। समर में क्योंकि ये सारा कुछ होता है तो इस वजह से फ्रीक्वेंट एपिस्टेक्सिस होता है। और वो जो आर्टरी है दैट इज़ द मोस्ट कल्प्रिट ऑफ दिस एपिस्टेक्सिस स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये बहुत एमसीक्यूज में रिपीट होता है। उसके बाद राइनाइटस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा। ठीक है, राइनोरिया कहते हैं रनिंग नोज को, यानी ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस स्टिमुलेशन, जो हमारे नोज है उससे एक्सेसिव फ्लूइड प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसको हम रनी नोज कहते हैं। राइनोप्लास्टी क्या है? इट इज़ अ प्लास्टिक सर्जरी दैट चेंजेस द शेप और साइज ऑफ द नोज, जो जिसमें नेज़ल सेप्टम डेविएशन को भी हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी भी अगर नोज़ की कोई कंजेनिटल एंड एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं उनको भी प्लास्टिक सर्जरी से सही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है स्नीज रिफ्लेक्स, और ये सारा कुछ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये अब एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम नेजल कैविटी टू पैरानेजल साइनस। कौन कौन सी जगह पर स्प्रेड कर सकता है? तो पैरानेजल साइनस में, इथमोइडल साइनस में, अच्छा इथमोइडल साइनोसाइटिस हो, यानी आपको बहुत लोगों को सर्दियों में साइनोसाइटिस हो जाता है, साइनस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अगर इथमोइडल साइनस की इन्फ्लेमेशन है तो वो क्या करती है? मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट को इरोड कर सकती है। ठीक है, यानी आइज़ की मीडियल वॉल को, और वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है, क्योंकि जो पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स हैं वो बिल्कुल ऑप्टिक कैनाल के पास पड़े हुए हैं, तो वो ऑप्टिक कैनाल को डैमेज करके ब्लाइंडनेस कॉज कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इन्फेक्शन में कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस,
फ्रंटल साइनसाइटिस में इरोड द थिन बोन ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, नोज से जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं, 5 एरियाज पास पेपर में सवाल आया है, वो 5 एरियाज बताने हैं। तो आप एक तो आई में आपने यहाँ पर पढ़ लिया, दूसरी बात नोज़ का कनेक्शन होता है ईयर के साथ थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, वहाँ स्प्रेड कर सकता है, फेरिंग्स में स्प्रेड कर सकता है, और नोज़ का जो है इन्फेक्शन वो ओरल कैविटी में स्प्रेड कर सकता है। तो ये एरियाज हैं जहाँ जहाँ नोज़ का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल है इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल अबाउट नोज। उसके यहाँ पर स्फिनॉइडल साइनसाइटिस का भी लिखा हुआ है कि इट मे कम फ्रॉम नेजल कैविटी और फ्रॉम द नेजल फेरिंग्स, और ये इरोड कर सकता है साइनस वॉल्स को टू रीच द कैविटी। दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ एमसीक्यूज में भी एससीक्यूज में भी। उसके बाद है ओरल रीजन है सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज टंग टाई, ये एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी है। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, ये सारे एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सबमेंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट होती है वहाँ पर कैलकुलस बन जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैलकुलस, यानी स्टोन फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो इसकी डक्ट है वो एक तो बहुत पतली सी होती है। ठीक है, it causes intense swelling behind mandible, the stone or tumor in the gland can be removed by skin incision, उसकी सर्जरी करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के, इसमें हम कौन कौन सी नर्व्स को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इंजरी, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व एंड लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व का बहुत सवाल आता है, लिंगुअल नर्व मैंडिबल के बिल्कुल पीछे पड़ी होती है, और मैंडिबल की सर्जरी में, मैंडिबल के फ्रैक्चर में इसको बहुत प्रिवेंट किया जाता है, ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट ओरल कैविटी। उसके बाद है ईयर। ईयर के भी 2 से 3 क्लिनिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारे इधर जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजी हिस्टोलॉजी मिक्स करके लिखे हुए हैं। अच्छा, ईयर के आपको ये पता होनी चाहिए, ओटाइटस एक्सटर्ना, ओटाइटस मीडिया, ओटाइटस इंटरना, ये टर्म्स क्या होती हैं। एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लेमेशन को ओटाइटस एक्सटर्ना कहते हैं, मिडल ईयर की ओटाइटस मीडिया कहते हैं, और इनर ईयर की ओटाइटस इंटरना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैस्टोइडाइटिस, यानी जो मैस्टोइड एयर सेल्स होती हैं, मैस्टोइड इंट्रम होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को मैस्टोइडाइटिस कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो मिडल ईयर से कनेक्टेड होती हैं, तो मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन वहाँ स्प्रेड करके मैस्टोइडाइटिस भी कॉज कर सकती है। ठीक है, और ये बात बताई हुई है कि फेरिंजियोटिम्पैनिक ट्यूब से या यूस्टेशियन ट्यूब से मिडल ईयर का इन्फेक्शन नेजल कैविटी में भी स्प्रेड कर सकता है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको नोज़ वाले केस में बता आई। हाइपर एक्यूसिस क्या होता है? हाइपर एक्यूजिया होता है, अब यहाँ पर एक और ये टर्म लिखी हुई है, अब ये टर्म्स का आपको लाजमी कुछ ना कुछ नो हाउ होनी चाहिए। इट इज़ एक्सेसिव एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ स्टेपीडियस मसल। इसमें क्या होता है, आपको छोटी छोटी आवाज़ भी सुनाई देगी और वो कानों में बहुत ज़्यादा ना हलचल मचा देगी, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेसिव नॉइज़ को कम करने वाला मैकेनिज्म था वो यहाँ पर जो है वो पैरालाइज हुआ है। तो छोटी छोटी नॉइज़ भी आपको ज़्यादा करके सुनाई देगी, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपके कानों को बहुत डैमेज कर देगी, क्योंकि स्टेपीडियस वर्क नहीं करा, क्योंकि वहाँ पर उसको सप्लाई करी होती है फेशियल नर्व की ब्रांच, नर्व टू स्टेपीडियस, तो वो डैमेज हो गया, फेशियल नर्व की कोई लीजन है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद है जी, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडक्टिव डेफनेस, और जो न्यूरोनल सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है वो फिजियो में आपने पढ़ा हुआ, कंडक्टिव होती है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर की डैमेज की वजह से कंडक्शन पाथवे का डैमेज हो, और जो सेंसरी न्यूरल है वो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का डैमेज हो, या इनर ईयर की कोई प्रॉब्लम हो, कॉक्लिया में कोई प्रॉब्लम हो, तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है ऑटोसेक्लेरोसिस। सो व्हाट इज ऑटोसेक्लेरोसिस? इट इज सेक्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, समथिंग लाइक बोनी। सो it is a condition of abnormal bone formation around the stapes, the oval window, and all, limiting the movement of stapes and thus resulting in progressive conduction deafness. तो this is the term otosclerosis. उसके बाद neck के clinicals हैं। neck के clinicals में जो हम करेंगे उनमें से one of them is this one, जिसमें है the most common swelling in the posterior triangle is due to the enlargement of supraclavicular lymph nodes। और फिर यहाँ पर बताया हुआ है कि supraclavicular nodes किस किस डिजीज़ में enlarge होते हैं। ठीक है, तो they are enlarged in tuberculosis, Hodgkin's disease and in malignant growths of the breast, arm और chest। इनके इन्फेक्शन supraclavicular nodes में इनकी वजह से swelling हो जाती है और वो नेक में स्प्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैरोटिड एंडार्टेक्टमी, ये वाला। ठीक है, इट इज एक्ससीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक थिकनिंग फ्रॉम द ट्यूनिका एंटेमा ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एज वी नो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज प्रेजेंट विद इन द कैरोटिड शीथ इन नेक रीजन। तो उसके अंदर जब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लेक बन जाता है, ट्यूनिका एंटेमा की थिकनिंग हो जाती है, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी। तो उसकी जब हम एक्ससीजन करते हैं तो जो सर्जरी होती है उसको हम कैरोटिड एंडार्टेक्टमी कहते हैं, बिकॉज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज द ब्लड सप्लाई फॉर द इंटीरियर हाफ ऑफ द ब्रेन। तो हम उसमें स्ट्रोक हो सकता है, अगर वहाँ पर ब्लॉकेज आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो इट इज़ डन बाय ओपनिंग द आर्टरी एट इट्स ओरिजिन एंड स्ट्राइपिंग ऑफ द प्लेक विद इंटेमा।
ठीक है। ड्रग्स इनहिबिटिंग क्लॉट फॉर्मेशन आर एडमिनिस्ट्रेड अंटिल एंडोथेलियम हैज़ रीग्रोन। 9th 10th 11th और 12th क्रेनियल नर्व इस प्रोसीजर में इंजर हो सकती हैं, बट वी प्रिजर्व देम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हम किन किन को प्रिजर्व करते हैं और ये इंजर भी हो सकती हैं, और हम क्लॉट फॉर्मेशन इनहिबिटिंग ड्रग्स देते हैं ताकि वहाँ पर क्लॉट नहीं बने। ठीक है, अंटिल एंडोथीलियम, जब तक वो रीग्रो नहीं कर जाती। आपको पता है एंडोथीलियम जब हम उसको रप्चर करें, क्योंकि हम इंटिमा को भी साथ रिमूव कर रहे हैं, तो रफनेस आ जाएगी और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो सकती है, वहाँ पर क्लॉट बन सकता है। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्लॉट इनहिबिटिंग ड्रग्स भी उसको जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा नेक में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि जुगुलर वीनस प्रेशर मेजर करते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर, और वो पूरा प्रोसीजर क्या था वो आपने पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, इस वजह से उस पर मैं नहीं जा रही, वो इधर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास जी नेक के है। नेक के अंदर जो स्वेलिंग्स होती हैं, जो कि क्लिनिकल्स भी इस मॉड्यूल का है एक इंपॉर्टेंट, तो उसमें कौन कौन सी कॉमन एंटीरियर मीडियल मिडलाइन स्वेलिंग्स ऑफ द नेक, इट मे बी इनलार्ज सबमेंटल लिम्फ नोड्स। ठीक है, और थायरोग्लॉसल सिस्ट हो सकता है, या सब हायोइड बर्साइटिस, यानी हायोइड बोन के पीछे एक बरसे की इन्फ्लेमेशन हो जाए। बरसा इज जस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट के लेवल पर, और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है, और ग्योटर हो सकता है, थायराइड इन्फ्लेमेशन, सॉरी थायराइड इनलार्जमेंट, कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स, एनलार्ज लिम्फ नोड्स इन द सुप्रास्टर्नल रीजन। तो अब हम करते हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के क्लिनिकल्स। उनमें क्या है इंपॉर्टेंट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, थायराइडेक्टमी की सर्जरी में हम कौन कौन सी नर्व्स को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जो थायराइडेक्टमी इज द सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड विद इट्स ट्रू कैप्सूल विच इज एक्स्ट्रा कैप्सूलर, मे बी इट मे बी नेसेसरी इन हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, तो वो हम थायराइडेक्टमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ बोथ लोब्स आर लेफ्ट बिहाइंड, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड होती है और पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, और इट इज़ नोन एज नियर टोटल थायराइडेक्टमी, बिकॉज थायराइड ग्लैंड को कोशिश किया जाता है कि पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ पैराथायराइड ग्लैंड प्रिजर्व करने होते हैं। This avoids the risk of simultaneous removal of parathyroids and postoperative myxedema. Potential complications may include hemorrhage from injury of the thyroid, thyroid edema, artery, inferior thyroid vein or anterior jugular veins, because they are all present in close relations with the thyroid gland. और thyroid gland को supply करने वाली arteries, superior and inferior thyroid arteries भी rupture हो सकती हैं और उनकी वजह से hemorrhage हो सकता है, तो उनको हमें जो है वो उनको लाइगेट करना होता है। नर्व पैरालिसिस ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व नीमोथोरैक्स रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज ऑफ सर्वाइकल डोम ऑफ प्लूरा, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास थायराइड ग्लैंड के नीचे एपिक्स ऑफ प्लूरा होता है, लंग की एपिक्स के ऊपर वाला पार्ट, तो हमें उसको प्रिजर्व करना होता है कि कहीं उसकी वजह से एयर ना चली जाए प्लूरल कैविटी के अंदर और नीमोथोरैक्स ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम नर्व्स कौन कौन सी प्रिजर्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी को जब हम लाइगेट करते हैं तो इट इज़ लाइगेटेड नियर द ग्लैंड, क्योंकि इसकी जो हमारे पास एनाटमी है ना वो कुछ इस तरह से है कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना वो एक्सटर्नल रेलेंजियल नर्व के ऊपर बहुत क्लोज होती है, लेकिन अगर ये हमारे पास ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरह का होता है, तो मैं हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी को इस कलर से शो कर रही हूँ, तो वो ऊपर तो इसके बहुत करीब होती है, सॉरी इस तरह से अगर मैं शो करूँ तो वो ये है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और ये है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, यानी ऊपर ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं और नीचे आकर ये दोनों ना थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। दैट्स वाई कि हमारे पास अगर ये नर्व इंजर ना हो हम इसको लाइगेट करते हैं नियर द ग्लैंड, जहाँ पर इन दोनों में सेपरेशन होती है थोड़ी सी। ठीक है, इसको सेव करने के लिए एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को, ये हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है, जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है ना इसको हम ग्लैंड से दूर लाइगेट करते हैं, क्योंकि इस लेवल पर ये दोनों बहुत पास होते हैं ग्लैंड के पास, लेकिन दूर जाकर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो हम इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को इस लेवल पर लाइगेट करते हैं ताकि हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो स्पेयर हो जाए। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में आया हुआ है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है इन्फेंट्स में और मिक्सोडीमा होता है अडल्ट के अंदर। बाकी ग्रेव्स डिजीज़, ग्योटर, एडिनोमास, ये सारे आपने जो हैं वो फिजियोलॉजी में पढ़े, इनको इधर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल था इसके अंदर से। उसके बाद है इसोफेगस, फेरिंक्स एंड टॉन्सिल्स, इसके अंदर भी सिलेबस में आज सच कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ पढ़ लेते हैं हम। इन्फेक्शन ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स कॉज एनलार्जमेंट ऑफ जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स विच अडहियर टू इंटरनल जुगुलर वेन, उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, उनको हम जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स कहते हैं, बिकॉज डाइगैस्ट्रिक मसल भी पास होता है, इंटरनल जुगुलर वेन के बिल्कुल ऊपर होते हैं, जुड़े होते हैं उससे, इस वजह से हम जुगलो डाइगैस्ट्रिक कहते हैं। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स बिकम एनलार्ज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस इन टंग, माउथ, चीक एंड ट्यूबरक्लोसिस, इन इन्फेक्शंस के केस में सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं। उसके बाद है पैलेटाइन टॉन्सिलेक्टमी, जिसमें हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं। इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल्स एंड सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी। व्हिच नर्व इज प्रिजर्व्ड? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. Glossopharyngeal nerve is preserved.
and it is vulnerable to injury. Bleeding may arise from external palatine vein, tonsillar artery. Internal carotid artery is also vulnerable. ये तीनों आपने arteries याद रखनी है जो कि vulnerable है, that may cause bleeding. और nerve भी, ये MCQs में ये point भी आता है, तो इसको भी आपने याद रखना है. ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. लेरिंग्स पर आ जाएं. लेरेंजाइटिस क्या है, लेरेंगोटमी क्या है. इसमें हम ओपन करते हैं लेरिंग्स को क्रिकोथायरॉयड मसल को इंसिजन देके, और ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है कि अगर किसी का एयर वे ब्लॉक हो जाए ना, तो आप क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के लेवल पर उसको इंसिजन देके तो ट्यूब डालकर आप उसका एयरवे रीस्टोर कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द लेरिंग्स. उसके अलावा लेरिंग्स का क्लिनिकल एज सच सिलेबस में कोई मेंशन नहीं है. ठीक है, हम आगे देख लेते हैं. Yeah, that's all what is being what is necessary for you to know about head and neck clinicals. Thank you so much for watching. If you have any query, you can ask in comments. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.